नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 जून 2025। आज अदालतों से कई महत्वपूर्ण और कुछ दिलचस्प अपडेट्स आए हैं जिन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा इरादा है कि इन खबरों के पीछे के मतलब क्या हैं और उनका असर क्या हो सकता है उसको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले चेन्नई से एक बड़ी खबर आ रही है। वहाँ सत्र अदालत ने वो जो अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामला था, उसमें दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जी हाँ, और इसमें ये जानना भी अहम है कि अदालत ने सजा के साथ एक, आप कह सकती हैं, कड़ी शर्त भी लगाई है। दोषी को कम से कम 30 साल तो जेल में काटने ही होंगे। उसके बाद ही वो समय से पहले रिहाई, मतलब रेमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, 30 साल कम से कम। हाँ, ये फैसला दिखाता है कि अपराध कितना गंभीर था और खासकर संस्थागत माहौल में ऐसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल, ये वाकई एक सख्त फैसला है। अब चलते हैं एक और हाई प्रोफाइल मामले की तरफ, वो सावरकर मानहानि वाला। पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की 2 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। एक में तो वो शिकायतकर्ता के परिवार के वंश वृक्ष की मांग कर रहे थे और दूसरी याचिका थी कि उन्हें अदालत में पेशी से जो छूट मिली है उसे रद्द किया जाए। वो अर्जी भी खारिज हो गई। हाँ, इन याचिकाओं में एक दिलचस्प बात ये कही गई थी कि शिकायतकर्ता के परिवार का, मतलब कुछ हिंदुत्व संगठनों से राजनीतिक जुड़ाव है, लेकिन अदालत ने इन्हें खारिज कर दिया। तो इससे लगता है कि फिलहाल अदालत का फोकस मामले के, मतलब प्रक्रियात्मक पहलुओं पर है और जो मानहानि का मूल दावा है उस पर है, न कि इस व्यापक राजनीतिक संदर्भ पर। हालांकि आगे देखना होगा कि सुनवाई में ये पहलू कैसे सामने आते हैं। सही कहा, मतलब अदालत अभी मुख्य मुद्दे पर ही ध्यान दे रही है। हाँ। अच्छा, अब जरा बिजनेस वर्ल्ड की तरफ देखें। हाँ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद की एक याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका करीब 273.5 करोड़ रुपए के जीएसटी जुर्माने के खिलाफ थी। हाँ, ये मामला महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि जीएसटी जैसे जो टैक्स कानून है उनमें न्यायिक समीक्षा की सीमाएं क्या हैं। अक्सर हाईकोर्ट जो तथ्यान्वेषी विवाद होते हैं ना, मतलब फैक्चुअल डिस्प्यूट्स, उनमें तब तक दखल नहीं देते जब तक निचले प्राधिकरण के फैसले में कोई साफ कानूनी गलती न हो या फिर प्रक्रिया का उल्लंघन न हुआ हो। अच्छा, तो बड़ी कंपनियों से जुड़े ऐसे फैसले टैक्स कंप्लायंस के महत्व को भी दर्शाते हैं। ये तो ध्यान देने वाली बात है व्यवसायों के लिए। हाँ। अब एक ऐसे मामले पर आते हैं हाँ। जहां टेक्नोलॉजी और कानून, इनका एक सीधा टकराव सा दिख रहा है। हाँ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सदगुरु के व्यक्तित्व अधिकारों को, मतलब पर्सनालिटी राइट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दुरुपयोग से बचाने के लिए कदम उठाया है। जी, व्यक्तित्व अधिकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति की पहचान, जैसे उनका नाम, आवाज, तस्वीर, इनके व्यावसायिक इस्तेमाल को कंट्रोल करने का अधिकार। और ये फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई जैसी नई तकनीकें जो हैं वो किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान बना देती हैं। हाँ, ये तो है। तो अदालत का ये कदम दिखाता है कि कानून इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे, मतलब विकसित हो रहा है, खासकर जो जानी मानी हस्तियां हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा कानून हैं वो एआई जैसी तेजी से बढ़ती तकनीक के लिए काफी हैं या हमें नए कानूनों की जरूरत पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अभी तो अदालतें मौजूदा कानूनों की व्याख्या करके ही रास्ता निकाल रही हैं। जैसे इस मामले में व्यक्तित्व अधिकारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जिस तेजी से एआई डेवलप हो रहा है, हो सकता है भविष्य में खास कानूनों या नियमों की जरूरत पड़े ताकि इन अधिकारों का ठीक से, प्रभावी ढंग से संरक्षण हो सके। सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं। कमल हासन की आने वाली फिल्म है ठग लाइफ। वो भी कुछ विवादों में है। फिल्म के निर्माता कर्नाटक उच्च न्यायालय पहुंचे हैं क्योंकि राज्य में कुछ समूहों ने फिल्म के बहिष्कार का आह्वान किया है। ऐसा सुनने में आया है कि यह विवाद कमल हासन की कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति पर की गई किसी टिप्पणी से शुरू हुआ। हाँ, ये मामला फिर वही दिखाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक भावनाएं, खासकर जब भाषा या क्षेत्रीय संवेदनशीलता से जुड़ी भावनाएं हों, इनके बीच का जो एक तनाव हमेशा रहता है, ये उसे उजागर करता है। अदालतों को अक्सर ऐसे मामलों में एक संतुलन साधना पड़ता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वाजिब प्रतिबंध क्या हो सकते हैं और कब कोई विरोध शांतिपूर्ण दायरे से बाहर जा रहा है। ये संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता होगा। और अंत में सुप्रीम कोर्ट से भी 2 महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहला, जयपुर राज परिवार ने वो जो ऐतिहासिक टाउन हॉल संपत्ति है उसे राज्य सरकार से वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और दूसरा,
सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ एक शेयर एस्क्रो समझौते से जुड़े विवाद में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे रद्द कर दिया है। जी। कोर्ट ने इसे कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग कहा है। हाँ, ये दोनों मामले दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितने अलग अलग तरह के मामलों से डील करता है। एक तरफ देखिए, ऐतिहासिक संपत्ति विवाद है जिसमें सदियों पुराने अधिकार और दावे शामिल हैं। दूसरी तरफ एक जटिल कमर्शियल विवाद है जहां सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए एक बहुत कड़ा संदेश दिया है कि सिविल विवादों को क्रिमिनल रंग देने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो टिप्पणी है ना, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग, ये निचली अदालतों और जांच एजेंसियों के लिए एक साफ दिशा निर्देश की तरह है। तो आज हमने देखा कि अदालतें किस तरह गंभीर अपराधों, मानहानि, बड़े टैक्स विवादों और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे एआई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सबसे जुड़े जटिल मुद्दों से निपट रही हैं। हर मामले का अपना एक अलग ही संदर्भ है और महत्व है। बिल्कुल। और आज की चर्चा से जो एक बड़ा विचार निकल कर आता है वो ये है कि कानून कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। ये लगातार समाज, तकनीक और जो बदलती जरूरतें हैं उनके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। ये सोचना दिलचस्प है कि आगे भविष्य में खासकर एआई, डिजिटल स्पेस और व्यक्तिगत अधिकारों के क्षेत्र में कानून को और किन नई सच्चाइयों से जूझना पड़ेगा और वो कैसे इन चुनौतियों का सामना करेगा। सही कहा। इसी विचार के साथ आज के कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज को यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।